हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी गणित की वर्कशीट नंबर 48 करने वाले हैं जो कि 9th क्लास के लिए है। ये 23 अक्टूबर के लिए थी, लेकिन अब ये 27 अक्टूबर की वर्कशीट हो गई है, जिसमें हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रह। ठीक है बच्चों, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते या प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद उनके द्वारा प्राप्त अंकों को अंकित करते हुए देखा होगा। लिखते हुए देखा है सभी ने कि टीचर जो एग्ज़ाम के बाद बच्चों के नंबर नोट करते हैं, अटेंडेंस डेली लिखते हैं। अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के स्कोर बोर्ड को भी अवश्य देखा होगा। ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ दर्शाया गया है। देखिए, गेंदबाज का नाम दिया गया है, ABCD कुछ गेंदबाज हैं। उन्होंने 10-10 ओवर फेंके हैं। ठीक है, उन्होंने ए ने जो है 2 मेडन ओवर फेंके हैं, बी ने 1 और सी ने 2 और डी ने 1। दिए गए रन आपको दे रखे हैं कि ए ने 40 रन दिए हैं, 30 रन दिए हैं 20, डी ने 50 रन दिए। लिए गए विकेट, ए ने आपके 3 विकेट लिए हैं, बी ने 2 लिए हैं, सी ने 1 लिया है और डी ने आपके 4 विकेट लिए हैं। ये स्कोर बोर्ड इस तरह से होता है। कहता आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता या कौन हारा, केवल यही सूचनाएं स्कोर बोर्ड पर अंकित नहीं की जाती। सिर्फ इतना ही नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, स्कोर बोर्ड पर आप केवल खेल के बारे में कुछ और अति महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। स्कोर बोर्ड से हम कुछ और अति महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं जो कि उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरणतः आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितनी गेंदों का सामना किया। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों आदि के रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती रहती हैं। हम देखती हैं अंकों में, सारणियों में, आलेखों के अंदर विभिन्न प्रकार की सूचना हमें देखने को मिलती रहती है। कहता है यह है निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए इन तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक रूप या अन्य रूप में हो सकते हैं, या तो संख्यात्मक रूप में हो सकते हैं या अन्य रूप में भी हो सकते हैं। निश्चित उद्देश्य के लिए हम आंकड़े जो इकट्ठे करते हैं आंकड़े कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं हम? आंकड़े। जो निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए तथ्य होते हैं या अंक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे आंकड़े कहलाते हैं। अर्थात आंकड़े की परिभाषा की दे रखी है। देखिए, आंकड़े संख्याओं का के वह संग्रह हैं जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह होते हैं जो कुछ सूचना देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं हम। आगे है अर्थपूर्ण सूचनाएं। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहा जाता है। क्या कहा गया कि उसने कहा है अर्थपूर्ण, यानी कि ऐसे आंकड़े इकट्ठे करना जो अर्थ वाले हों, उन्हें एकत्रित करना, संबंधित अध्ययन करना उनके बारे में, वो क्या कहलाता है? सबके सब सांख्यिकी कहलाता है। अपने दैनिक जीवन में अपने संख्याओं, आकृतियों, नामों इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होंगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। आइए आंकड़ों के संग्रह से संबंधित अपनी समझ को और बेहतर बनाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो बेटा ये क्रियाकलाप है। देखिए, क्रियाकलाप 1, अपनी कक्षा के किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। हमें सब 20 बच्चों की अपनी क्लास की बेटा आपको लंबाई इकट्ठी करनी और आंकड़े बनाना। आप जो विद्यार्थी का यहाँ नाम लिख देंगे, जो भी नाम है विद्यार्थी का, जी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और उसकी लंबाई जितनी भी है। ठीक है जी, कि 160 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर है, 110 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई जितनी है आप उतनी लिख देंगे बेटा। ठीक है, 20 बच्चों की इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब अगर दूसरा क्रियाकलाप की बात करें तो दूसरा क्रियाकलाप कहता है अपनी ऑनलाइन कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करके एक तालिका बनाइए। जो पिछले सप्ताह जो ऑनलाइन कक्षा में बच्चे अनुपस्थित रहे थे उसमें की हमें तालिका बनानी है। तो हमें लिख देंगे सोमवार, लिख देंगे, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, इसी तरह से हम सारे दिन लिख देंगे शनिवार तक। अनुपस्थित हो सकता है पहले दिन 5 बच्चे अनुपस्थित रहे हों, मंगलवार को 4 रहे हों, फिर 3 ही रहे हों, हो सकता है 2 रहे हों, हो सकता है कि 10 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे हों। तो जितने विद्यार्थी अनुपस्थित रहें, आप ये जो है हमारे टीचर ने एक आंकड़े बना रखे होंगे, हम वहाँ से देख के बता सकते हैं सब कुछ। ठीक है जी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा कि जो हम कहीं और से आंकड़े इकट्ठे करते हैं, कि हमने रजिस्टर से देख लिया अपने मास्टर जी के, ठीक है, या ऑनलाइन इंटरनेट से हम कोई आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, या अखबार से हम आंकड़े देख लेते हैं, छपा हुआ आता है अखबार के अंदर,
तो वो कहलाते हैं हमारे गौण आंकड़े, यानी कि सेकेंडरी डाटा। और जो हम खुद आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन में था, अपनी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने लंबाई नाप नाप के तालिका बनाई थी, तो जो आंकड़े हम खुद इकट्ठे करते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े। देखिए यही आगे उसने लिख कर दिया है। ठीक है, कहता है पहले क्रियाकलाप में आपने स्वयं अपने दिमाग से एक निश्चित उद्देश्य रखा कि मुझे लंबाई इकट्ठी करनी है जी। ठीक है, सूचनाओं को एकत्रित करके इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहे जाते हैं। दूसरे क्रियाकलाप में आप यह सूचनाएं अपने विद्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड, जिसमें यह सूचनाएं पहले से ही एकत्रित की, से प्राप्त कर सकते हैं। पहले से ही सूचना ले सकते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक, क्रियाकलाप में ऐसे आंकड़ों को क्या कहते हैं? गौण आंकड़े कहते हैं। समझ गए? तो जो आंकड़े हम खुद अपनी खुद इकट्ठे करते हैं किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े। और जो आंकड़े हम कहीं और से ले लेते हैं, अखबार से, इंटरनेट से, रजिस्टर से, वो कहलाते हैं हमारे गौण आंकड़े। ठीक है जी, दोनों आंकड़े पता चल गए। अब देखते हैं हमारे अभ्यास के प्रश्न क्या कहते हैं। तो देखिए अभ्यास के प्रश्न हमसे ये कहते हैं, पहला प्रश्न देखिए, वो कहता है उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं? देखिए यहीं से हम ले लेंगे, नीचे से सिर्फ उदाहरण देने हैं आपको। एक ये उदाहरण लिख देंगे आप, कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों के माप। जूतों के माप हम देख सकते हैं कि आप 6 नंबर का है या 7 नंबर का या 8 नंबर का जूता पहनता है कौन बच्चा। ठीक, दूसरा आप ये ले लीजिए, आपके कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। आप पूछ सकते हैं अपने मित्रों से कि हाँ भाई आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपको बता देंगे। तो वो आपके दैनिक जीवन में आप इकट्ठे इनको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है, उसने कहा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या गौण आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। हम जानते हैं प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं, जिन्हें हम खुद इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और गौण आंकड़े जो हम कहीं और से प्राप्त कर लेते हैं। तो कक्षा 9 के विद्यार्थियों के जूतों की माप, जूतों की माप हम खुद पता करेंगे, कहीं लिखा होता नहीं, हम खुद पूछेंगे उनसे। तो ये कौन से आंकड़े होंगे? आपके प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े आगे लिख देंगे आप। दूसरा है आपका अपने किन्हीं 10-20 मित्रों के रक्त समूह। आप ये भी क्या है आपके लिए प्राथमिक आंकड़ा ही है। आप पूछ लेंगे बच्चों से कि हाँ बेटा आप भाई आपका रक्त समूह क्या है, सुरेश आपका रक्त समूह क्या है, नरेश आपका रक्त समूह क्या है। ठीक है, आपकी कक्षा के मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या, ये भी क्या है आपके प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है जी, गणित के परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक। ये तो हमारे जो सर होते हैं उन्होंने टेबल बना रखी होगी, लिस्ट बना रखी होगी, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे गौण आंकड़े, क्या है जी हमारे गौण आंकड़े। ठीक है जी, अच्छा चलिए आगे देखते हैं। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या। 100 विद्यार्थियों ने जो पेड़ लगाए हैं उनकी संख्या हम क्या कर सकते हैं जी, लिखी भी होती है कि हाँ इतने बच्चों ने इतने पेड़ लगाए हैं। तो ये भी क्या है आपके दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी क्या है आपके गौण आंकड़े। ठीक है, लिखा हुआ होता है क्या इतने बच्चों ने इतने मिलकर इतने पेड़ लगाए। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।